पुराना वीडियो आधे में ही छूट गया था कुछ समस्या आने के कारण, तो उसी के आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप जान रहे हैं क्या हमने कल पढ़ाया था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था और ये भक्ति आंदोलन हम पढ़ा रहे थे, बस वैसे ही वो कट हो गया था, तो वहीं से हम चालू करेंगे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का उदय किसके कारण हुआ है? तो शंकराचार्य जी के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। कामरूप कौन सी जगह है? तो ये असम में पड़ने वाली जगह है। असम में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन रहे? तो वहाँ पे आपको शंकर देव रहे। ऐसा क्या होता है, कई बार जगह का नाम दे देता है और वहाँ से निकले हुए भक्ति आंदोलन के नेता या भक्ति आंदोलन के जो भक्त हैं, संत हैं, उनके नाम देता है और फिर आपको मिलान के लिए बोलता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। मलूक दास, ये कौसाम्बी कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गुरु घासीदास जो है ये छत्तीसगढ़ से भक्ति आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, तो आप ये नाम जरूर याद रखें। अब देखिए आप, नानक देव जो हैं, गुरु नानक देव, ये सिख धर्म के प्रवर्तक हैं और ये सिकंदर के समकालीन हैं। कौन सा सिकंदर? सिकंदर लोदी। आप वो पुराना वाला सिकंदर मत सोच लीजिएगा जो यूनान से आया था। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन से हैं? तो महाराष्ट्र में नामदेव हैं। तुकाराम, ये गुजरात में आपको मिलेंगे, इन्होंने वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी और ये जहांगीर के समकालीन भी थे। ये कहाँ से हैं? तो ये गुजरात से, तुकाराम, ये ध्यान रखिएगा। फिर त्यागराज कहाँ से हैं? तो त्यागराज कर्नाटक से हैं और कर्नाटक संगीत का इनको पितामह कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से हैं और तुलसीदास अकबर के समकालीन है और ये आपको यूपी में मिलेंगे। कबीर व धर्मदास के संवाद को अमर मूल में संग्रहित किया गया है। किसके? तो कबीर और धर्मदास के। ठीक। अब देखिए भक्ति और सूफी आंदोलन में हम देखते हैं वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत और शंकराचार्य ने अद्वैत। अब ये पांच के पांचों आप जरूर याद रखेंगे इसी तरह से कि किस सिद्धांत के प्रणेता कौन है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका हुआ क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई क्वेश्चन आ गया तो दोबारा नहीं आता। ये इस तरह का क्वेश्चन है कि बार बार आता है और लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब ये द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्ट द्वैत ये सब एक साथ देता है तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इन 5 नामों को ज़रूर याद रखें। ठीक है। अब हम देखते हैं सूफी जो संत होते थे उनका जो सूफी मत होता था उसमें क्या क्या मिला होता था। तो सूफी मत में अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत के दोनों के विचार होते थे, साथ में 9 अफलातूनी विचार होते थे। विचार स्वातंत्र्य होता था, मतलब यहाँ पे विचारों की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई थी। कहाँ? सूफी मत में। और इस्लाम की गुरु विद्या भी इसमें शामिल होती थी। मतलब आप सूफी मत को जब देखेंगे इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की शिक्षाएँ शामिल थी। ठीक। फिर हम देखते हैं चिश्ती सिलसिला के संपादक कौन है, प्रवर्तक कौन है? तो ये अबू इसहाक समी चिश्ती हैं। ठीक है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये भारत में इसके प्रवर्तक है। ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है वो इन्हीं के शिष्य हैं। किनके? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के। इन्हीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है इन्हीं के नाम से पे। शेख फरीदुद्दीन को बाबा फरीद का नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये गुरु हैं और इनके जो शिष्य का नाम है वो निज़ामुद्दीन औलिया है। निज़ामुद्दीन औलिया को आप जानते हैं बहुत अच्छे से, इन्हें महबूब इलाही कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे, निज़ामुद्दीन औलिया के नाम पे ही आज दिल्ली में एक हज़रत निज़ामुद्दीन नाम का स्टेशन है, बहुत ही फेमस स्टेशन है और इसकी हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह भी है वहीं पे। हज़रत निज़ामुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से मना कर दिया था। इनका मकबरा दिल्ली में है। शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, इनको शेखुल हिंद के नाम से जाना जाता है। कई बार क्या करेगा, नाम दे देगा और बोलेगा उनकी उपाधि पूछेगा। तो जैसे शेख सलीम चिश्ती की शेखुल हिंद है, वैसे निज़ामुद्दीन औलिया के महबूब इलाही है। ठीक है, तो इस तरह से इनको ज़रूर याद रखें आप। फिर यहाँ पे देखिए एक और उपाधि मैंने लिख रखी, चिरागे दिल्ली किसको कहा जाता है? तो नासिरुद्दीन को कहा जाता है। और शाह मोहम्मद गौस, इस व्यक्ति ने कृष्ण को औलिया कहा है। ठीक है, औलिया एक भगवान के जैसा शब्द होता है या फिर एक जिनकी पूजा की जाए, जिनको बहुत पूजा जाए, तो औलिया उनको कहा जाता है। अब देखिए कुछ रचनाएं हैं मध्यकाल की और सल्तनत काल की, और इनको जरूर ध्यान रखें आप। ठीक है, जैसे कि राग, ये भक्तिकालीन रचनाएं हैं। तो राग विबोध किसकी है? राग गोविंद किसकी है? तो ये मीरा की है।
भक्त नामावली ध्रुवदास की है, भक्तमाल ये नाभादास की है, चित्रावली उस्मान की है, रसिक प्रिया केशव दास की है, बारह मासा जयसी की है, प्रेम वाटिका रसखान की है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है, पद्मावती कथा ये दामोदर कवि की है। अब देखिए पद्मावत और पद्मावती कथा में कन्फ्यूज मत होइएगा, पद्मावत जो है वो किसी और की है, मलिक मोहम्मद जैसी उनका नाम था, ठीक है। पद्मावत पद्मावत ये जैसी की है, मलिक मोहम्मद जैसी पूरा नाम था उनका, अवधी भाषा में लिखा था। और इसी में राणा रतन सेन और अलाउद्दीन खिलजी और जब कहा जाता है कि पद्मावती रतन सेन की पत्नी थी और उनके प्रेम के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस कहानी का वर्णन आपको पद्मावत में देखने को मिल जाएगा। राग विबोध सोमनाथ की है और आशिका अमीर खुसरो की। अगर आपको याद हो राग विबोध मैंने पिछले जब सल्तनत काल की रचनाएं पढ़ाई थी तब वहाँ पे भी बताया था, और आशिका यहाँ पे अमीर खुसरो की है, मैंने इसको भी वहाँ पे बताया, सॉरी। तो ये दो रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राग विबोध याद रखिएगा सोमनाथ, और आशिका अमीर खुसरो। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी फालतू की चीज़ें मैं नहीं लिखता हूँ, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए चिश्ती संप्रदाय के संपादक कौन थे, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुरहावर्दी के शेख शहाबुद्दीन, कादरिया संप्रदाय के ये दारा सिको और इसी के मखदूम जिलानी, और फिर नक्शबंदिया संप्रदाय के कौन थे, तो शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। औरंगजेब के काल में ये थे, औरंगजेब सॉरी जो ये नक्शबंदिया संप्रदाय था उसी से जुड़ा हुआ था, इसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। अब देखिए ये कर है, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, एक बार और देख लीजिए। तो उस्र जो होता है और देखिए ये दो कर, पहले उस्र और खराज, ये दो देखेंगे आप, ठीक है। ये कैसा कर है, तो ये दोनों भूमि कर है। रुक जाओ थोड़ा अच्छा वाला मैं वो लाता हूँ। तो उस्र और खराज जो है ये भूमि कर है, ठीक है। और उस्र जो है ये मुस्लिमों से लिया जा रहा है, और खराज जो है ये गैर मुस्लिमों से लिया जा रहा है, आप इतना ध्यान रखें, ठीक। गैर मुस्लिम में हिंदू, बौद्ध, सिख, जितने भी धर्म के लोग हैं, जो मुस्लिम नहीं है वो सारे आते हैं। इसी तरह से जकात और जजिया दोनों धार्मिक कर है। जकात ऐसा धार्मिक कर है जो मुस्लिमों से लिया जाता है, और जजिया ऐसा धार्मिक कर है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता था कि जो सुल्तान होता था वो जजिया से ब्राह्मणों को मुक्त रखता था, ठीक। मतलब ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं देना पड़ता था, बल्कि जकात और जजिया गैर मुस्लिम और मुस्लिम तो दे ही रहे थे, ठीक है। तो कुछ जो शासक थे उन्होंने इस जजिया को ब्राह्मणों पर लागू कर दिया था। इस कारण कई बार आपको देखने को मिलेगा कि लोग उनको जजिया के नाम पर सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा असहिष्णु शासक है, क्रूर शासक है। ऐसा नहीं है। जजिया जकात की भांति ही एक धार्मिक कर है, और जजिया और जकात दोनों लिए जाते थे पूरी प्रजा से। प्रजा में अगर कोई मुस्लिम है तो उससे लिया जाएगा आपका जकात, और कोई गैर मुस्लिम है तो उससे लिया जाएगा जजिया। लेकिन कई शासकों जैसे कि फिरोज शाह तुगलक, FST ने मुस्लिमों पर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था, तो उसने ब्राह्मणों को भी कर के अंदर लाया, बस इतनी सी बात है। खुम्स जो है ये एक प्रकार का टैक्स होता था जो राजकोष में जमा किया जाता था और सेना में बांट दिया जाता था। ये लूट का भाग होता था। यदि सेना ने किसी राज्य पर आक्रमण किया तो वहाँ से जो लूट प्राप्त होती थी उसको किस प्रकार से बांटा जाता था, तो 1/5 भाग राजकोष में जाता था और 4/5 भाग सैनिकों में जाता था। ये सामान्य बंटवारा होता था। लेकिन कभी कभी नहीं, जब काल आया अलाउद्दीन खिलजी AK और मोहम्मद बिन तुगलक MBT, इन दोनों शासकों ने क्या किया कि लूट का 4/5 भाग ये राजकोष में डलवा दिया और 1/5 भाग ही सेना में बंटवाया। ठीक है, तो ये इन दो राजाओं की कहानी है। अब आ जाते हैं हम लोग मुगल काल में। तो पहली बात आती है कि मुगल थे कौन, तो मुगल चागताई तुर्क थे। अब ये कैसे प्रूफ होता है, तो मुगलों के बारे में कहा जाता है कि इनका संबंध तुर्कों में तैमूरलंग
और मंगोलों में चंगेज खां। दोनों से है, मतलब कि इनके माता और पिता जो है मुगलों के, वो दोनों वंश से संबंधित है, इसलिए इनको चागताई ये चंगेजों का है, सॉरी मुगलों का है, और तुर्क ये तुर्कों का है। तो ये दोनों नाम आपको इनको मिलेगा कि चागताई तुर्क वंश के हैं ये लोग। अब देखिए सबसे पहला शासक कौन है मुगलों का जो भारत में आता है, तो वो है बाबर। बाबर ने 1526 में, सॉरी 1526 में युद्ध जीता पानीपत का, और उसके बाद भारत पर शासन किया, भारत में मुगल शासन की स्थापना की। बाबर को कलंदर की उपाधि दी जाती है। कलंदर इसको क्यों कहा जाता था, तो इसके उदारता के कारण इसको कलंदर कहा जाता था, उदारता के कारण। सर ए पुल का एक युद्ध हुआ था जिसमें सैबानी खां से बाबर पराजित हो गया था। इसी युद्ध में पहली बार सैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। इसी युद्ध पद्धति का प्रयोग करके बाबर भारत में बहुत सारे युद्ध जीतता है। तो आप ये जानिए कि ये बाबर ने तब सीखा जब उसको इस विधि का प्रयोग करके किसी ने हराया। 1504 में, अब देखिए बाबर क्या था, पहले उज्बेकिस्तान का शासक था, ठीक है, परगना का। हुआ क्या कि सैबानी खां ने उसको मार के वहाँ से भगा दिया, युद्ध में हार गया। जब सैबानी खां से सरे पुल के युद्ध में बाबर हारा तो उसके बाद बाबर निष्कासित हो गया। फिर बाबर ने काबुल को जीता, काबुल विजय की, ठीक है, अफगानिस्तान आया और अफगानिस्तान में काबुल जीता। कब? 1504 ईस्वी में। काबुल जीतने के बाद 1505 और 1507 से 1508 के साल में मिर्ज़ा की उपाधि धारण की, पादशाह, ठीक है, मिर्ज़ा की उपाधि त्याग, पादशाह की उपाधि धारण की। मिर्ज़ा की उपाधि तो उसको पहले से मिली हुई थी उसके पिता से। फिर 21 अप्रैल 1526 को, 1526 को आप जान रहे हैं, फिर ये पानीपत का युद्ध लड़ता है और जीतता है। इस युद्ध में इसकी दो चीज़ें थी, तोपें और बंदूकें। इसका जो तोपची था वो था उस्ताद अली कुली, इसका नाम याद रखिएगा, कई बार पूछता है। और इसके जो बंदूकची था वो था मुस्तफ़ा। फिर अगले ही साल ये खानवा का युद्ध, पानीपत के बाद खानवा का युद्ध लड़ता है 16 मार्च 1527 को, 1527 में ये लड़ता है। और इस युद्ध के समय इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है, पादशाह की उपाधि इसने धारण की थी मिर्जा की उपाधि छोड़कर, और फिर इसने गादी की उपाधि भी ली। मीर बाकी जो है ये ऐसा व्यक्ति है जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पे? जहाँ पे राम मंदिर था। इसी मस्जिद और मंदिर के विवाद हुए हैं जिसको अब सुलझा दिया गया है। तुजुक ए बाबरी नाम से इसने तुर्की भाषा में अपनी किताब लिखी है, ठीक है, बाबर ने। खान खाना जो थे अकबर के टाइम पे, उन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया है। तुजुक ए बाबरी नाम से आत्मकथा बाबर ने लिखी और वो तुर्की भाषा में थी। ये भाषा वाला खेला थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि देखिए बाबर क्या है, तुर्क है, ठीक है, और ये अभी अभी ही भारत में आया, तो इनको तुर्की भाषा का ही ज्ञान है। जैसे जैसे ये शासक भारत में रुकते हैं तो यहाँ भारत में पहले सल्तनत काल का शासन होने के कारण फारसी भाषा ज़्यादा प्रचलित हो गई थी। तो जैसे जैसे ये मुग़ल रुकेंगे भारत में, वो तुर्की से फारसी में शिफ्ट हो जाएंगे। दीवान नाम से पद संकलन करता था कौन? तुर्की भाषा में बाबर। मुबैयान क्या था? मुस्लिम कानून की एक पुस्तक थी। रिसाल-ए-उसज ये खाते बाबरी के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए बाबर ने अपने जीवन काल में, मतलब कि भारत में जो युद्ध लड़े, मैं उनको दिखा देता हूँ। 1526, 1527, 1528, 1529, 1529, 1530। बाबर मृत। 1530 में बाबर मर जाता है, 1526 में आता है, और वो लगातार 4 युद्ध लड़ता है हर साल। पहले साथ उसने लगा पानीपत की लड़ाई, फिर खानवा की लड़ाई, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। ये पहला युद्ध था जो पानी और स्थल दोनों में लड़ा गया था, घाघरा का, ठीक है। पख चग, या इसको इस तरह से भी याद रखिए कि पानी पिया, खाना खाया, चला गया घर, या फिर आप इसको डायरेक्ट पख चग ऐसे इसी तरह से याद रख सकते हैं,
क्योंकि कई बार क्रम पूछ देता है। हालांकि अब ये इतना ओल्ड हो चुका है कि इसको पूछने के चांसेस बहुत कम हैं, परंतु फिर भी ये बहुत से लोगों को अभी भी याद नहीं होता है। तो आप ये क्रम जरूर याद रखें। आप ये याद रखें कि ये हर एक एक साल में लड़ा गया है, ठीक है, और इसी क्रम में लड़ा गया है। किस क्रम में? जिस क्रम में मैंने लिखा है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। तो ये हो गया आपका बाबर। अब बाबर से हम लोग आगे चलते हैं तो मिलता है हमारा हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं और शेरशाह दोनों एक साथ लिखने का कारण ये है कि दोनों पैरेलल लड़े हैं, और हुमायूं पहले शासक बनता है, फिर बाद में शेरशाह इसको खदेड़ देता है, निष्कासित रहता है, और अंत में शेरशाह की मृत्यु होती है। उसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी शासक बनता है, और फिर बाद में हुमायूं वापस आता है और इस्लाम शाह सूरी से जीतता है। तो इस क्रम में हम देखेंगे। तो देखिए, हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं ने सबसे पहले कालिंजर का युद्ध लड़ा था 1531 में। उसके बाद 1532 में चुनार का युद्ध लड़ता है, ठीक है। रायशीन की विजय इसको कहा जाता है। कई बार ये चुनार और देवरा या दौराह इसको कहा जाता है। गोमती नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। ये दो युद्ध कई बार पूछे जाते हैं। फिर आता है एक युद्ध 26 जून 1539 को, 1539, चौसा का युद्ध। पहली बार ऐसा होता है जब हुमायूं और शेरशाह आपस में युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में, हालांकि इससे पहले चुनार में भी एक बार इन दोनों का सामना हो चुका था, पर जो एक बड़ा युद्ध देखा जाता है वो था चौसा का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है। हुमायूं निजाम नाम के एक भीस्ती की मदद से किसी तरह से बच जाता है, और अगले ही वर्ष 1 साल बाद दोबारा दोनों सेनाएं आमने सामने होती है और कन्नौज का युद्ध होता है। और इस युद्ध में हुमायूं की निर्णायक हार होती है। इसके बाद हुमायूं भारत छोड़ के चला जाता है, ठीक है। और ये लगभग 10 से 15 साल, मतलब 1555 में दोबारा सरहिंद का युद्ध होता है। इन 15 और ये 40 में हारा हुआ है। तो इन 15 सालों में हुमायूं दोबारा से शक्ति एकत्रित करता है और वापस आता है। इस बीच में देखेंगे, ये सरहिंद का युद्ध हुआ है और हुमायूं की वापसी हुई है। इसमें हुमायूं जीता था। इस बीच में शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर शासन किया। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर के 1545 तक शासक रहता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है ग्वालियर अभियान के दौरान, ग्वालियर नहीं, कालिंजर अभियान के दौरान। और कालिंजर अभियान के दौरान जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसका शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, तब इसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी शासक बनता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु का कारण ये था कि जो कालिंजर दुर्ग था, कालिंजर दुर्ग आज भी बहुत मजबूत है। इसके अवशेष आपको बांदा जिले में देखने को मिलेंगे। हालांकि उनको अवशेष कहना गलत होगा, क्योंकि अभी भी कालिंजर किला पूरी तरह से खड़ा हुआ है और कालिंजर में मेला भी लगता है वहाँ पे। तो ये जो कालिंजर किला है, ये अविजित किला था। आज तक इस किले को किसी ने जीता नहीं था। हुमायूं ने आक्रमण किया था, हुमायूं ने आक्रमण किया था, हुमायूं भी जीत नहीं सका था इसको। उसके बाद ये शेरशाह सूरी ने इसको जीतने का प्रयत्न किया। इसके बारे में कई दंत कथाएं हैं कि एक नर्तकी के लिए ये युद्ध लड़ रहा था शेरशाह सूरी। और अंततः होता क्या कि शेरशाह सूरी की सेना ने एक गोला दागा, वो गोला जाके टकराया दीवार से और वापस आ गया। और ऐसी जगह वो बारूदी गोला वापस आया जहाँ पे बहुत सारा बारूदी सामान रखा हुआ था, और उससे एक भयानक विस्फोट होता है और शेरशाह सूरी घायल होता है और बाद में अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। सल्तनत काल के बाद हुमायूं ही पहला ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चालू किए थे, ठीक है, सोने के सिक्के जारी किए। हाजी बेगम, हुमायूं का मकबरा बनवाया है इन्होंने। प्रथम दोहरा गुंबद वाला जो मकबरा है, ये हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। और जो ये हुमायूं का मकबरा है, इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार हैं मिर्ज़ा ग्यास। हम देखते हैं हज़रत आला की उपाधि किसने ली थी? तो हज़रत आला की उपाधि शेरशाह ने ली थी। शेरशाह का मकबरा आपको सासाराम बिहार में देखने को मिलेगा। ये बिहार में है, ठीक है, सासाराम में। किला कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। और इसने पट्टा और कबूलियत नाम के दो जमीन को मापने और कर व्यवस्था जो निर्धारित करने की एक व्यवस्था भी खड़ी की थी। अब देखिए, हम जानते हैं अकबर को। अकबर के बारे में कहा जाता है कि ये धर्मनिरपेक्ष शासक था। और ये जो अकबर था, इसका विवाह हरखाबाई यानी कि जोधाबाई, आपने जोधा अकबर सीरियल देखा होगा। जोधा अकबर एक फिल्म भी आ चुकी है ऋतिक रोशन की। तो ये वही जोधा है, ठीक है। इनको ही हरखाबाई कहा जाता है। और हरखाबाई और अकबर का जो पुत्र था, इसी का नाम जहांगीर था। जोधाबाई जो है ये भारमल राजस्थान के राजा हैं, ठीक है। तो भारमल या इन्हीं को बिहारी मल कहा जाता है, उनकी पुत्री थी।
तानसेन अकबर के दरबार में बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे और तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे था। मोहम्मद हुसैन नाम का एक कवि था जिसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी, और ये उपाधि जरी कलम की किसने दी थी? तो ये अकबर ने दी थी इनको उपाधि। हुमायूं जो था अपने पुत्र अकबर को फरजंद कहता था, फरजंद, ये ऊपर रहा, ये फरजंद कहता था। ठीक है। गुंबद विहीन 5 मंजिला जो मकबरा बना है वो अकबर का मकबरा है। ऐसा मकबरा आज तक नहीं बना था जिसमें गुंबद ही ना हो। ठीक है। तो गुंबद विहीन 5 मंजिला मकबरा बनाया गया है, अकबर का मकबरा है। ठीक है। सिकंदरा या बाहिस्ताबाद में है ये। अनुवाद विभाग इसने स्थापित किया था फैजी के नेतृत्व में। 2 जैन मुनि थे इसके दरबार में जिनको उपाधियाँ दी गई थी। हरिविजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि दी जाती है, और जिन चंद्र सूर्य जो हैं इनको युग प्रधान कहा जाता है। ठीक है। ये उपाधियाँ कई बार पूछा है पेपर में, तो आप इनको जरूर याद रखें। राल्फ फिच 1583 से 1586 के बीच में आया फतेहपुर सीकरी में। आगरा में प्रथम अंग्रेज आने वाला ये था। ठीक है। ऐसा ये प्रथम अंग्रेज था जो आगरा पहुंचा, तो ये याद रखिएगा। राल्फ फिच किसके काल में आया था? अकबर के काल में। इसके बाद के जितने आए वो जहांगीर और शाहजहां के काल में आए हैं। फिर देखिए रामायण का जो अनुवाद है वो किसने किया? तो बदायूनी ने किया है। रज़्मनामा, रज़्मनामा किसका नाम है? तो ये महाभारत का नाम है। इसका अनुवाद बदायूनी, फैजी और नकीब खां ने किया है। वहीं लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया है। फिर हम देखते हैं अकबर की कुछ विजय। तो मालवा विजय इसने कब की थी? 1561 में। उड़ीसा विजय 1568 में। गुजरात विजय 1572 में। बंगाल और बिहार की विजय 1576 में। और सबसे अंत में दक्षिण की विजय है 1601 में। कहा जाता है आखिरी किला जो इसने जीता था वो था असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ की लड़ाई। और इस किले के दरवाजे इसने सोने के चाबियों से खुलवाए थे। अब देखिए अकबर ने कुछ प्रथाएं चालू की हैं, मतलब अकबर के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनका क्रम जरूर याद रखें, कई बार पूछता है। तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा खत्म कर दी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया। 1564 में जजिया कर ही खत्म कर दिया अकबर ने। 1575 में मनसबदारी चालू की, मनसबदारी व्यवस्था चालू की। फिर आप देखेंगे 1575 में एक और काम होता है, इबादत खाना की स्थापना होती है। 1579 में क्या होता है? मजहरनामा की घोषणा करता है कौन? अकबर। और 1580 में आईने दहसाला नाम की प्रथा चालू की जाती है। और 1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म भी चालू किया जाता है। तो ये आप इनका क्रम जरूर याद रखें। अब आते हैं हम लोग जहांगीर पर। जहांगीर ने एक प्रथा चालू की थी द्विअस्पा और सिंहस्पा। ये पद और घुड़सवार घोड़े से संबंधित थी। 2 अस्पा जो होती थी इसमें सवार पद के 2 गुने घोड़े होते थे, मतलब अगर एक सवार है तो उसके 2 घोड़े होते थे। और सिंह अस्पा में 3 घोड़े होते थे। ठीक है, एक पद के अकॉर्डिंग। जुनता दल, जुनता दल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जुनता दल की ये जुनता दल की जो संस्थापक है वो नूरजहां है। नूरजहां कौन है? ये जहांगीर की पत्नी है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी है। ठीक है। और इस दल के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? तो मिर्ज़ा गियास बेग, इसी को एतमाउद्दौला कहा जाता है। एतमाउद्दौला इसका वास्तविक नाम है। ठीक है। मिर्ज़ा गियास बेग जो है ये इनकी उपाधि है। और ये कौन है? ये नूरजहां का पिता है। अस्मत बेगम कौन है? ये नूरजहां की माँ है। आसफ़ खां कौन है? ये नूरजहां का भाई है। और खुर्रम ये कौन है? तो ये शाहजहां है। ठीक है। ये जहांगीर का पुत्र है। अब आपको पता हो तो ये आसफ़ खां जो है इसी की पुत्री का नाम रहता है मुमताज़ महल। इसका वास्तविक नाम हालांकि मुमताज़ महल का जो है वो अर्जुमंद बानो बेगम होता है। अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, ये इनका वास्तविक नाम है। और इसी को मुमताज़ महल की उपाधि शाहजहां देता है। ठीक है। अब नूरजहां की कहानी बहुत फेमस है कि नूरजहां एक विवाहित स्त्री थी, उसकी एक पुत्री भी थी। जहांगीर ने क्या किया? उसके पति की हत्या कर दी और बाद में नूरजहां से विवाह कर लिया। नूरजहां से विवाह करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा नूरजहां ने उठाया जहांगीर से विवाह करके, तो उसने कहा कि अपनी जो बेटी है मेरी जो एक, उसका विवाह तुमको करना पड़ेगा खुसरो के साथ। खुसरो कौन था? तो खुसरो जहांगीर का बड़ा पुत्र था।
अंततः होता क्या है कि खुर्रम जाता है दक्षिण के अभियान में, खुसरो को साथ ले जाता है और खुसरो की वहीं पे हत्या कर देता है। खुर्रम बाद में इस जुट में शामिल रहता है, जुनता दल में। फिर उसके बाद आसफ़ खां की पुत्री के साथ विवाह कर लेता है जहांगीर के खिलाफ। जब खुसरो विद्रोह करता है तो आसफ़ खां जहांगीर का साथ ना दे करके और जुनता दल का साथ ना दे करके फिर खुर्रम का साथ देता है। ये पूरी ऐतिहासिक कहानी है। उस कहानी से दूर हमको फैक्ट्स पे याद रखना है कि कहाँ क्या पूछा जाने लायक है। तो ये अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल का वास्तविक नाम है, ये पूछा जा सकता है कई बार। फिर देखते हैं हम लोग विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ये 1608 से 1611 तक आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत बन के इनको इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने की थी। टॉमस रो 1615 से 1619 तक रहते हैं और इनको जेम्स प्रथम के दूत बनकर ये आए थे। पीटर मुंडी ये ब्रिटिश यात्री था। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ये डच पर्यटक था। उस्ताद मंसूर, अब देखिए ये दो चित्रकार हैं, इनके नाम बार बार पूछता है और मैं खुद बार बार फंसता हूँ इनमें, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। मैं खुद भी फंस जाता हूँ। अभी ही कल ही मैं एक टेस्ट दे रहा था और उसमें मैं इस चीज़ पे फंस गया था। तो उस्ताद मंसूर कौन है? तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये दोनों जहांगीर के चित्रकार हैं। पहले तो आप ये दो नाम याद रखें, ठीक। फिर उसके बाद इनमें से एक पक्षी विशेषज्ञ है। पक्षी विशेषज्ञ कौन है? जो मंसूर है। और हसन क्या है? तो ये व्यक्ति विशेषज्ञ है, मतलब ये व्यक्तियों के चित्र बहुत अच्छे बनाता है। फिर इनकी दोनों की उपाधियाँ भी पूछ लेता है बार बार। तो उस्ताद मसूर जो है इनकी उपाधि है नासिर उल असर, और जो अबुल हसन है इनकी उपाधि है नासिर उल जमान, हसन जमान। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर की पुस्तक है, आत्मकथा है, इसने खुद लिखी है और ये फारसी भाषा में लिखी है। जहांगीर का मकबरा काबुल में भी बना है और शाहदरा लाहौर में भी बना है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो ये नूरजहाँ ने बनाया है, क्योंकि एतमाउद्दौला नूरजहाँ का पिता है। फिर आप देखेंगे गोविंद महल का निर्माण दतिया में करवाया गया है। 7 मंजिला ये महल है, ये राजा बीर सिंह ने करवाया। ये MPPCS का क्वेश्चन था, MPPCS में एक बार पूछा हुआ है, हालांकि बिहार या यूपी में नहीं पूछना चाहिए, फिर भी आप ध्यान रखें। निकोलस डाउंटन ये 1614 में भारत आया था। अब देखिए क्या होता है कि रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, निकोलस डाउंटन ये चारों यात्रियों को दे देता है और बोलता है कि इनको क्रम में लगाइए। लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं? सबको पता होता है रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि निकोलस डाउंटन कब आया। तो निकोलस डाउंटन 1614 में आया। किससे पहले? तो टॉमस रो से पहले। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे एक ट्रिक था जहाँ पे खेलता है और हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए आता है हमारा शाहजहाँ। शाहजहाँ ने क्या किया? 1549 में कंधार पर ईरानी नियंत्रण कर लिया, ठीक है। कंधार पर शाहजहाँ के काल में ही ईरानी नियंत्रण हुआ था। ये यहाँ पे शाहजहाँ है, ठीक। बल्ख अभियान ये शाहजहाँ के समय पे हुआ था। मुगल व ईरान के मध्य एक बफर जोन था बल्ख, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बल्ख अभियान में ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट में दिया था कि बल्ख अभियान जहांगीर के काल में हुआ। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये कब हुआ है? शाहजहाँ के काल में हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। कलीम ये शाहजहाँ के राजकवि थे। कविंद्राचार्य एक कवि थे, संत थे। इन्होंने कविंद्र कल्पलता नाम की पुस्तक भी लिखी है। इनको सरस्वती की उपाधि किसने दी थी? तो ये शाहजहाँ ने दी थी। और इन्हीं के अनुरोध पर बनारस और इलाहाबाद से तीर्थ यात्रा कर शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया था। शाहजहाँ ने बहुत सी इमारतों का निर्माण करवाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद आगरा की, जामा मस्जिद दिल्ली की, खास महल ये भी जो दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल ये सब लाल किला में आपको मिलेंगे दिल्ली वाले। मुसम्मन बुर्ज 600 मीटर बुर्ज, ये 600 फीट का बुर्ज है, ये कई बार पूछता है, तो ये आप ज़रूर याद रखें। नगीना मस्जिद ये सब किसने बनवाए हैं? तो ये आपके शाहजहाँ ने बनवाया है। लाल किला भी इसने बनवाया है। अब लाल किले के देखिए 2 दरवाजे एक बार पूछ दिया था पेपर में। किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आप समझ लीजिए कि लाहौरी दरवाज़ा किस दिशा में है? तो ये पश्चिम दिशा में है। और दिल्ली दरवाज़ा किस दिशा में है? तो ये दक्षिण दिशा में है। दा से दिल्ली, दा से दक्षिण। लाहौरी दरवाज़ा, लाहौर आप जानते हैं भारत के पश्चिम में है, तो ये पश्चिमी दरवाजे को ही कहा जाएगा। उपनिषदों की रचना सिरे अकबर नाम से किसने की? तो ये दारा शिकोह ने की थी। दारा शिकोह कौन था? तो ये शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था।
इसको लेनपुल ने लघु अकबर की उपाधि दी है। किसने लघु अकबर की उपाधि दी है? लेनपुल ने। इसकी मूल रचना का क्या नाम था? तो मज्म उल बहरीन था, मज्म उल बहरीन। शाहजहां ने सिजदा समाप्त कर दिया था, ठीक है। जमी बोझ भी खत्म कर दिया था। सिजदा और पैबोस आपको याद होगा बलबन ने चालू किया था, शाहजहां ने इसको खत्म किया है। शाह बुलंद इकबाल ये दारा सिकोह की उपाधि है, ठीक है। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर दिया था, ये आप ध्यान रखें। शाहजहां को कोहिनूर किसने दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था। उसके बाद आता है हमारा औरंगजेब द ओजी। इसने शासन प्राप्त करने के लिए कैसे अपना शासन प्राप्त किया? तो सबसे पहले तो इसने अपने पिता को कैद किया। किसको? शाहजहां को। शाहजहां को कैद करके रखा और ऐसी जगह उस जेल में कैद किया था जहां से एक छोटा सा बना हुआ था दरवाज़ा, खिड़की टाइप का, रोशनदान जिसको बोलते हैं, और उससे ताजमहल बहुत अच्छे से दिखता था। यमुना नदी के किनारे किले में ही कैद किया था। फिर उसके बाद उसने अपने भाइयों से लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से पहली लड़ाई मानी जाती है बनारस की लड़ाई। फरवरी 1658 में लड़ता है ये शाह शुजा से। शाह शुजा इसका भाई है। फिर धर्मत की लड़ाई होती है 15 अप्रैल 1658 को। इस युद्ध में ये दारा सिकोह को परास्त करता है। फिर अगली लड़ाई सामूगढ़ की 29 मई 1658 को। मुराद और दारा सिकोह दोनों की सेनाएं संयुक्त रूप से आती हैं और इस युद्ध में इसको पराजित करता है। औरंगजेब इन दोनों को पराजित करता है। देवराई की लड़ाई फिर से ये पूरी तरह से दारा सिकोह से लड़ता है और दारा सिकोह इसमें हार जाता है। दारा सिकोह इसका मूल प्रतिद्वंदी था क्योंकि दारा सिकोह इसका बड़ा भाई था और दारा सिकोह को ही शाहजहां भी शासक बनाना चाहता था, इसलिए दारा सिकोह के पास समर्थन अच्छा खासा था। हालांकि औरंगजेब ने अच्छा खासा समर्थन जुटाया। फिर आप देखेंगे औरंगजेब के कार्यकाल में क्या हुआ है, तो पुरंदर की संधि जून 1665 में। ये किसने की थी? सवाई राजा जय सिंह ने। किसके साथ? तो शिवाजी के साथ। जय सिंह प्लस शिवाजी के बीच हुई है ये संधि, ठीक है। औरंगजेब को शाही दरवेश या जिंदा पीर की उपाधि दी जाती है। 1679 में जजिया पुनः लगा दिया था औरंगजेब ने नौरोज, तुलादान, कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। जहां आरा कौन है? तो ये औरंगजेब की बड़ी बहन है। इसको इसने साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी और मेहरुन्निसा जो है ये औरंगजेब की पुत्री का नाम है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ये दोनों पूछा जा चुका है। साहिबात उल जमानी की उपाधि जहां आरा को जिसने दी है, यही जहां आरा बड़ी पुत्री अंतकाल में शाहजहां के साथ में थी और शाहजहां की सेवा कर रही थी, ठीक है। ये उस समय जेल में ही रहती थी उनके साथ। सरनाल का युद्ध गुजरात में एक जगह है। ये युद्ध कब हुआ? 1572 में, अकबर के काल में। ये आप जरूर याद रखें, गुजरात विजय के समय सरनाल का युद्ध होता है। जाजौ का युद्ध 1707 में होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उत्तराधिकार युद्ध होता है इसमें आजम शाह और बहादुर शाह दोनों लड़ते हैं, ठीक है। बहादुर शाह जो है इसको मुअज्जम कहा जाता है, मुअज्जम, और आजम शाह को आजम। इन दोनों के बीच युद्ध होता है और बहादुर शाह प्रथम जीतते हैं। बीजापुर की स्थापना 1686 में, गोलकुंडा की स्थापना 1687 में। फिर हम देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन किस प्रकार का था। तो मुगल कालीन प्रशासन में मीर बख्शी सेना का प्रधान होता था। ये सरखत जारी करता था। क्या जारी करता था? सरखत जारी करता था, ठीक है। और इस सरखत के आधार पर सैनिकों का वेतन और प्रमाण पत्र डिसाइड किया जाता था। वेतन प्रमाण पत्र की तरह ये कार्य करता था। इस समय जो राज्य का विभाजन है वो इस प्रकार से है। सबसे ऊपर सूबा होता था, फिर सरकार, फिर परगना और फिर महल। वेतनाधिकारी कौन होता था? तो वेतनाधिकारी दीवाने तन को कहा जाता था। ये वेतन डिसाइड करता था, लेकिन कभी कभी मीर बख्शी भी वेतन देने का कार्य करता था। मीर बख्शी भी सरखत जारी कर सकता था। अहदी बादशाह के रक्षक सैनिक होते थे और दाखिल ऐसे सैनिक होते थे जो दरबार पे जब जरूरत हो तब बुलाए जाते थे, यानी कि ये मनसबदार के सैनिक होते थे। मुहत्सिब जन आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। माल भू राजस्व होता था। जात प्लस सवार, अकबर ने ये व्यवस्था चालू की थी, दोहरी व्यवस्था, ठीक है। बाद में ये द्विअस्पा और सिंहस्पा के नाम से जहांगीर के काल में भी जानी जाती है। तंबाकू भारत में कब आया? तो पुर्तगाली इसको लेके आया था 1605 में और 1617 में जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर? तंबाकू पर। हम देखते हैं मदद ए मास नाम से सरयुगल राजस्व मूल होता था, ठीक है। राजस्व मुक्त भूमि होती थी ये। कौन? तो मदद ए मास या सरयुगल इसको कहा जाता था। सद्र द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता था।
अब सीताराम नाम का सिक्का किसने चालू किया था? तो अकबर ने चालू किया था। इस समय जो चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का होता था उसका जो मूल्य होता था वो किस प्रकार होता था? तो 1:40 होता था। और जब इल्तुतमिश ने टंका और जीतल जारी किया था उस टाइम पे क्या होता था? 1:48 होता था। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बटाई लगान निर्धारण की एक व्यवस्था होती थी। बटाई आज भी चलती है, जिसमें लोग कहा जाता है कि अधिया या 50% बटाईदार लेता है और 50% कौन लेता है? तो जो ज़मीन का वास्तविक मालिक होता है। निकोलो मनुची सेना का चिकित्सक था। दीवाने तन जागीर या वेतन निर्धारण करने वाला होता था। मुस्तराफी राजस्व की आय और व्यय का निरीक्षण करने वाला। और मुसर्रिफ कार्यालय को संभालने वाला। वाकिया नवीस प्रमुख घटनाओं का फरमान जारी करने वाला वाकिया नवीस कहलाता था। वाकिया नवीस का नाम का एक पद आपको मराठा साम्राज्य में भी देखने को मिलेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण तरह से पूछता है। शाहरुख चांदी का सिक्का होता था और इसको बाबर ने जारी किया था, ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार लिख देगा कि शाहरुख अकबर ने जारी किया और आप वहीं पे गलत हो जाएंगे, तो इसको जारी किसने किया? बाबर ने। अकबर दक्षिण भारत पर लगान वसूली हल की संख्या के आधार पर करता था। सिहाब नहर मुगलों के काल में बनी है, किसने बनवाई? शाहजहां। ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए मुगल कालीन साहित्य, हमने सल्तनत कालीन साहित्य, प्राचीन कालीन साहित्य सब देखा हुआ। अब ये मुगल कालीन साहित्य आप एक बार देख लीजिए। मदरसा ए बेगम या खैरुल मंजिल किसने बनवाया था? तो माहम अनगा ने बनवाया था। ये कौन थी? तो माहम अनगा अकबर की धाय माँ थी। हितोपदेश मुफरी अल कुबाल के नाम से इसको जाना जाता है। ताजुल माली ने हितोपदेश लिखा है, ठीक है। ताज उल दिन मुफ्ती भी इसको कहा जाता है। तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है। तारीख़ शेरशाही और तोहफ़ा ए अकबर शाही दोनों का रचनाकार कौन है? तो अब्बास खां सरवानी है। तो आप ध्यान रखिएगा, तोहफ़ा ए अकबर शाही या तारीख़ शेरशाही, दोनों का लेखक कौन है? अब्बास खां सरवानी। ताज उल मासिर किसने लिखी है? तो हसन निज़ामी ने लिखी है। कानून हुमायूनी ख्वांद मीर ने लिखी है। नुस्खा दिलकुशा भीमसेन। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम। शाहजहांनामा इनायत खां। इकबालनामा एवं जहांगीरी मोतबिंद खां। पादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी। राग विबोध सोमनाथ। आप देख रहे हैं ये किताब कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार मैंने बता दी अब तक। लेडिन व रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी है। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर ने लिखी है। खुलासत उत तवारीख सुजान राय भंडारी ने लिखी है। अनवर सुहेली पंचतंत्र के अनुवादक हैं। दसवंत व बसावन जो हैं ये अकबर के चित्रकार हैं। हमने आपको अबुल हसन और मंसूर 2 चित्रकार किसके बताए हैं? जहांगीर के। तानसेन का मकबरा आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। अकबर से पूर्व जो तानसेन है ये भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ गायन करते थे। लाल कलावंत से हिंदू शिक्षा अकबर ने ली थी, तो आप ये जरूर याद रखें। अब देखिए संगीत और चित्रकला, तो हुमायूं के चित्रकार कौन कौन है? तो मीर सैयद अली और अब्दुस समद। 6 चित्रकार अभी तक मिल गए आपको। कौन कौन से? तो आप यहाँ पे देखेंगे दसवंत और बसावन अकबर के हैं, मीर सैयद अली और अब्दुस समद हुमायूं के हैं, और मंसूर और अबुल हसन वो आपको मिलेंगे जहांगीर के। ये अबुल हसन आप देख रहे हैं, इसने जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्रण भी किया था। मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ख्याल गायन की प्रथा चालू हुई। ये अभी 2 साल पहले यूपी पीसीएस में पूछा था, आरओ में पूछा था 24 वाले में, जो लीक हो गया। यूपी पीसीएस का आरओ जो होता है उसमें पूछा था ये। अकबर ने दास्ताने अमीर हमजा नाम से एक किताब की रचना करवाई जिसमें 50 चित्रकार होते थे, ठीक है। इस किताब के रचनाकारों मतलब इस किताब के संग्रहण में 50 चित्रकार लगे हुए थे और उन्होंने 1400 चित्रों का संग्रह किया इसमें। तोंडी राग ये प्रातःकाल गाया जाने वाला राग था। औरंगजेब जो था ये संगीत विरोधी था, पर ये वीणा वादक था। हरिदास जो है व्रज भाषा के रचनाकार हैं और ध्रुपद रचना इन्होंने बहुत की है अकबर के काल में। इनके शिष्य कौन है? तो तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल। तानसेन को कंठा भरणम वाणी विलास की उपाधि दी जाती है। इनको मियाँ की उपाधि भी अकबर ने दी थी। विलास खां ये जहांगीर के संगीतज्ञ थे। अब आप देखिए खेड़ा का युद्ध कब होता है? तो 1707 में होता है, ये साहू और ताराबाई के बीच। खजवा का युद्ध 1659 में होता है, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच। असीरगढ़ की लड़ाई 1601 में अकबर और मीरन बहादुर के बीच। ये दक्षिण की विजय है, यहीं पे अकबर
सोने की चाबियों से सीलगढ़ का किला खुलवाएगा। हीरे की खानों का वर्णन जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ने किया है अपने वृत्तांत में। 1605 से 89 तक इसका जीवन काल है। आप देखेंगे भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज को कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान को। मुगल साम्राज्य का पतन, तो आप जानते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य एकदम पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण हो सकते हैं जो कि मेंस का विषय है। अगर मैं एक आधा आपको गिनाना चाहूँ तो आप जान सकते हैं कि औरंगजेब के बाद जो भी शासक थे वो इतने कुशल नहीं थे, पहला कारण। दूसरा कारण, औरंगजेब पूरे जीवन का लड़ाइयों में उलझा रहा जिससे राजस्व कोष नहीं बन पाया। और उससे पहला कारण, राजस्व कोष खाली कर चुका था शाहजहाँ, क्योंकि उसने वास्तुकला पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था। ताजमहल, लाल किला, मुसम्मन बुर्ज, दीवाने खास, दीवाने आम, खास महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, कितना कुछ बनवाया उसने। और इसी में शाहजहाँ ने पूरा कोष खाली कर दिया। और कोष खाली हो गया और उसके बाद जब औरंगजेब आया तो वो लगातार युद्धरत रहा। पूरे जीवन काल में वो मराठों से संघर्ष करता रहा, उसके बाद बीजापुर गोलकुंडा से संघर्ष करता रहा। तो युद्ध के कारण राजकोष इकट्ठा हो नहीं पाया, और किसी भी राज्य को चलाने के लिए कोष महत्वपूर्ण साधन होता है। तो आप इन 4 कारणों का वर्णन तो कर ही सकते हैं। और फिर इसी के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ब्रिटिश जो हैं वो भी मजबूत होने लगे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहादुर शाह प्रथम, इसको साहेब बेखबर कहा जाता है। ये 1707 से 1715 तक शासक रहता है। फिर इसके बाद आता है जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुखसियर, तो ये घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा जाता है। ये 1713 से 1717 तक शासक रहता है। घृणित कायर की उपाधि इसको दी जाती है। ब्रिटिशर्स को इसने 3,000 देकर के बंगाल में चुंगी से मुक्त कर दिया था। अब रीज़न क्या है कि फर्रुखसियर उस समय बंगाल का गवर्नर था, इसीलिए इसको ये पावर मिल गई थी। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक शासक रहता है। अंतिम शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठता है, क्योंकि इसी समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली नहीं, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। करनाल में युद्ध होता है, करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध के बाद वो भारत से मयूर सिंहासन लेकर के चला जाता है। कौन सा सिंहासन? तो मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन लेकर के चला जाता है। अब देख रहे हैं आप, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में जय सिंह ने वेधशालाएं बनवाई थी, जिसको जिज ए मोहम्मद शाही के नाम से जाना जाता है। और इससे नाम से ही उसने एक सारणी बनवाई थी। ये खगोलिक संरचनाएं थी, ठीक है, खगोल की जानकारी के लिए। शाह आलम सेकंड, इसको अली गौहर के नाम से जाना जाता है। और ये 1759 से 1806 तक शासक रहता है। नासिरुद्दीन महमूद जो हैं, ये साम्राज्य, इन्होंने कहा था कि इसके काल में साम्राज्य जो था वो दिल्ली से पालम तक सीमित हो गया था। अब इसी काल में आप जानते हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा ये राजाओं का क्रम मैं एक बार बता दूं क्या, रुकिए। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। हैदराबाद में 1724 में चिनकिलीज खां ने एक अलग राज्य की स्थापना की। अवध में शहादत खां ने 1722 में एक अलग राज्य की स्थापना की। और बंगाल में कुली खां, ठीक है, अली वर्दी ने क्या किया, 1717 में एक अलग राज्य की स्थापना, एक अलग राज्य का मतलब स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था इस समय इन लोगों ने, वही बात है। फिर यहाँ पे क्या आता है, सिख संप्रदाय आता है। सिख संप्रदाय, ये आप ध्यान दीजिए। तो सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव हैं, ठीक है। नानक देव के बाद कौन आता है? तो गुरु अंगद देव। इनको लहना कहा जाता है, लहना इनका उपनाम है। और इन्होंने क्या किया है, गुरुमुखी का जनक कहा जाता है। गुरुमुखी जो लिपि है पंजाबी की, उसका
इन्होंने विकास किया। अमरदास इसके बाद गुरु बनते हैं। अमरदास के बाद चौथे गुरु जो हैं वो रामदास बनते हैं। इनको 500 बीघा ज़मीन किसने दी थी? तो अकबर ने इनको दी थी। इसी ज़मीन पर अर्जुन देव ने क्या किया? जो आज का स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण करवाया। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, आदि ग्रंथ का संकलन किया। अर्जुन देव के बाद हरगोविंद शासक बनते हैं। हरगोविंद ने जो सिख संप्रदाय, सिख जो जाति है उसका एक सैन्य जाति के रूप में विकास किया। ठीक है। हर गोविंद के बाद हरराय शासक बनते हैं। हरराय के बाद हरकिशन, हरकिशन के बाद तेग बहादुर, औरंगजेब ने इनका बलिदान लिया था। और गोविंद सिंह अंतिम सिख के गुरु बनते हैं। अर्जुन देव, हरमंदिर साहिब, हरमंदिर साहिब कौन सा मंदिर? यही है स्वर्ण मंदिर आपका, इसका निर्माण करवाया। तरन तारण तथा करतारपुर नगर बसाया मसनद नाम से। ठीक है, मसनद नाम से आय का 10% गुरु को दान करने के लिए कहा गया। आय का 10% गुरु को दान। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ में वैष्णव कवि जयदेव प्राचीनतम है और तेग बहादुर नवीनतम कवि हैं जिनके विचारों का संकलन किया गया। अब देखिए मृत्युदंड किसको किसको मिला? तो अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था और तेग बहादुर को औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। सिख समुदाय को खालसा कहा और इन्होंने 5 चीज़ें धारण करने को बोली: केस, कड़ा, कंघा, कच्छा, कृपाण। गोविंद सिंह जो है इनकी हत्या अफगानों द्वारा कर दी गई नांदेड़ में। ठीक है, इनकी समाधि बनाई गई है महाराष्ट्र नांदेड़ में। बंदा बहादुर लक्ष्मण सेन के नाम से जाना जाता है, इसी को लच्छन देव कहा जाता है। जो गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख संप्रदाय को इसी ने संभाला, मतलब सिख धर्म का प्रचार प्रसार इसी ने किया। मराठा साम्राज्य एवं संघ, शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ। कुछ किताबों में इसको 1631 भी माना गया है। गुरु रामदास जो हैं ये शिवाजी के गुरु हैं, ये आप ध्यान रखें। गुरु रामदास शिवाजी के गुरु। रायगढ़ को शिवाजी राजधानी बनाते हैं। 1674 में इनका राज्याभिषेक पंडित विश्वेश्वर भट्ट द्वारा किया जाता है। इनका ही नाम गंगा भट्ट है। ये कहाँ से आए थे? तो ये बनारस से आए थे। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया आगरा के किले में, आगरा किले के जयपुर भवन में। ठीक है। होलकर वंश इंदौर में था और इसकी ही रानी थी अहिल्याबाई। इन्होंने क्या करवाया? विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। विश्वनाथ मंदिर बनारस वाला, ध्यान रखिएगा। अब देखिए शिवाजी के जो अष्ट प्रधान हैं इनसे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, मतलब बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो न्यायाधीश किससे संबंधित होगा? तो न्यायाधिकारी होगा। अब आपको बता दें न्यायाधीश और पंडित राव ये धार्मिक कार्यों से संबंधित होगा। तो 2 प्रधान ऐसे हैं जिनको आप धड़ाक से पकड़ लेंगे, कोई चिंता की बात है ही नहीं। अब सेनापति या सरे नौबत नाम दे दे तो आप समझ ही जाएंगे कि सेना से संबंधित होगा। ठीक, तो ये तीसरा भी आप बहुत तेज़ी से पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेशवा, पेशवा इस समय का प्रधानमंत्री होता था, तो आप यहाँ पे भी आपको समस्या नहीं आएगी। अब आमात्य, आमात्य क्या होता था? ये वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री होता था। अब बचे 3, समस्या यहाँ आती है। ठीक है, बाकी के 5 तो आप क्लियर कर ले जाते हैं, मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। समस्या आती है वाकिया नवीस, सुरु नवीस और सुमंत में। तो सुमंत या दबीर जो होता था ये विदेश मंत्री होता था। अगर आपको याद हो तो सुमंत नाम का भगवान राम का भी एक विदेश मंत्री था, मतलब राजा दशरथ का जो विदेश मंत्री था उसका नाम सुमंत था। और उसी के नाम पे एक पद ग्रहण मतलब कि गठित किया गया जिसको सुमंत या दबीर कहा जाता था, और ये मराठा साम्राज्य का विदेश मंत्री होता था। सचिव या सुरुनवीस, अब देखिए जो सचिव होगा राजकीय पत्र व्यवहार का काम एक सचिव का ही तो होता है, तो ये हो गया आपका सचिव या सुरुनवीस। और वाकिया नवीस जो होता है ये राजा के दैनिक कार्यों के प्रतिदिन की कार्यवाही का वितरण करता था, विवरण रखता था, इसको वाकिया नवीस कहा जाता है। अब शिवाजी ने अफजल खां को कब पराजित किया था? 1659 में। अब ये एक डेट सिर्फ दे दी गई है, कोई कहानी आगे पीछे नहीं, तो बस यही कई बार क्या होता है क्रोनोलॉजी में देगा कि कौन सी घटना कब हुई, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हाँ अफजल खां को 59 में हराया था इन्होंने। रुपया, लारी और टंका ये चांदी की मुद्राएं थी, और रूका जो था वो मराठा साम्राज्य का तांबे का मुद्रा था। अब देखिए सरजमी प्रथा जो थी ये मराठा साम्राज्य की एक प्रथा थी। मोंडी लिपि ये मराठी की एक लिपि है। ठीक है। पेशवा, अब देखिए
कैसे आगे पेशवा किस तरह से कार्यकाल संभालते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। कब बनते हैं? 1713 से 1720 तक। फिर इनका पुत्र बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक 20 वर्ष तक शासन करता है और ये ऐसा मराठा पेशवा है जो एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये एक भी युद्ध हारा ही नहीं कभी। फिर इसका पुत्र आता है बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक। इस समय से पेशवा का जो पद था वो पैतृक बन गया। 1750 में संगोला की संधि होती है और इस संधि से शक्ति पेशवा में निहित हो जाती है। इसी को संवैधानिक क्रांति भी कहा जाता है। मैं बता दूं आपको, ये वही बाजीराव है 1720 से 1740 वाला, जिसकी फिल्म आपने देख रही होगी बाजीराव मस्तानी, रणवीर सिंह वाली। ये वही बाजीराव हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारा है। बालाजी बाजीराव 1761 में, इसी के समय आप देखिए 1761 में क्या होता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। पानीपत की थर्ड लड़ाई होती है। इस लड़ाई में लड़ता कौन कौन है? तो अब्दाली दूसरे पक्ष से, और मराठों का नेतृत्व तो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। सदाशिवराव भाऊ कौन थे? तो ये बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे। इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर जो उस समय बालाजी बाजीराव का पुत्र भी इस युद्ध में गया रहता है, वो भी इस युद्ध में मारा जाता है। मतलब आप ये समझिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई इतनी निर्णायक थी, इसने ये डिसाइड कर दिया कि भारत में कौन शासक नहीं करेगा। मतलब एक टाइम था 1760 तक जब ऐसा लगता था कि मराठे भारत में शासन कर सकते हैं भविष्य में, लेकिन इस युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया कि मराठे तो भारत में कभी शासन नहीं कर पाएंगे। इतना इस युद्ध ने मराठों को कमज़ोर कर दिया। फिर हुआ क्या, इसके बाद शासक बनता है माधवराव 1761 से 1772 तक। माधवराव के बाद उनका पुत्र नारायण राव शासन करते हैं केवल 1772 से 73 तक, 1 साल का। इसी बीच में नारायण राव की हत्या किसने की थी? तो ये रघुनाथ राव ने की थी। रघुनाथ राव, रघुबा इनको कहा जाता था। ये चाचा थे नारायण राव के। लेकिन जैसे ही पता चला कि नारायण राव का पुत्र माधव राव जो है, नारायण राव जो है, माधव राव सेकेंड, ये गर्भ में है नारायण राव की पत्नी के, वैसे ही राघव बा को छोड़ना पड़ा। ठीक। फिर उसके बाद 1774 से 1796 तक इनका संरक्षण में माधवराव सिंधिया जो थे उनके नेतृत्व में और नाना फडणवीस उनके संरक्षण में ये शासक बना रहा। और उसके बाद आए फिर बाजीराव सेकेंड 1796 से 1802 तक। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे शासक कौन बनते हैं? तो नाना साहब अंतिम शासक है। 1857 की लड़ाई के बाद इनका जो पद है वो छीन लिया जाता है। मतलब 1818 जब संधि हुई थी, 1818 में थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के बाद फिर नाना साहब को निष्कासित किया गया। वहीं से मराठा पेशवा का पद समाप्त हो चुका था। तो उसी पेशवा के पद को दोबारा इन्होंने ग्रहण किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक। तो ये वही नाना साहब है जिन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अब अब्दाली जब भारत आया था उसने कुछ काम किया, जैसे कि उसने आलमगीर सेकंड को बादशाह बना दिया, इमादुल मुल्क को वज़ीर बना दिया और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी यानी कि सेनापति बना करके गया। ये दोनों जो थे उसके विश्वास पात्र थे। कौन? इमादुल मुल्क और मीर बख्शी, नजीबुद्दौला। ठीक है। ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी थी, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कार्ल मार्क्स का कथन है। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। औरंग ब्रिटिश काल की गोदामों को कहा जाता था। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट होता था। मिराशीदार राज्य का नामित राजस्वदाता होता था। अब देखिए, चाकन किले पर विजय कब प्राप्त की? तो 1648 में। मुगलों से मतभेद 1657 में। अफजल खां का प्रकरण 1659 में। सूरत लूट ये 1664 में। तो ये रहा मित्रों हमारा एंशियंट और मिडवल, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब बचा है हमारा मॉडर्न। ये मैं आपका एक क्लास बोल रहा हूँ मैं, ये लगभग 4 घंटे की क्लासेस दूंगा इसमें, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा डिटेल में, मैं ऊपर से नहीं जाना चाहता। तो ये मॉडर्न का मैं 4 घंटे की क्लासेस में आपको मॉडर्न कंप्लीट करवा दूंगा। और इसके बाद जैसे ही मॉडर्न कंप्लीट हो जाता है हमारा, आप जान रहे हैं बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है। अब
आप कमेंट में बता दीजिए मैं कौन सा सब्जेक्ट चालू करूं, नहीं तो मैं अपने हिसाब से भी कोई सब्जेक्ट एक चालू करूंगा। उसकी जगह पे बिहार स्पेशल की जगह पे और हिस्ट्री की क्लासेज आती रहेंगी। मैं सोच रहा हूँ कि 20 तारीख तक मैं आपका लगभग सारा सिलेबस कवर कर जाऊँ, और 20 तारीख के बाद मैं आपका क्वेश्चन के थ्रू जो प्रैक्टिस सीरीज होती है वो चालू करवा दूंगा, जिससे कि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा पेपर से पूर्व। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं करंट अफेयर की क्लासेज भी चालू कर दूँ। देखिए करंट अफेयर आपको किस तरह से मैं देने वाला हूँ, तो करंट अफेयर आपको अक्टूबर मंथ से लेकर के मई, ये आपका टॉपिक वाइज एक साथ मिल जाएगा। फिर उसके बाद जून, JUNE, जून और जुलाई, इन 2 महीने का करंट अफेयर जो होगा वो मैं अलग से दूंगा, क्योंकि ये बात का करंट है, अभी अभी नया नया आया है, तो इसको एक जगह मैंने इकट्ठा कर रखा और इसको मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया था। अभी इसको कवर करना है तो ये मैं करवा दूंगा, ये दोनों, और बाकी बजट वगैरह जो भी सारी चीज़ें वो सारी मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ पहले करंट अफेयर ही चालू करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो भाइयों लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो यार, क्या जा रहा है। मैं देख रहा हूँ यार तुम 90% ऐसे लोग देख रहे हो ना जो सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे। भाई कर ले, क्या जा रहा है, एक बटन दबाना है ना। नहीं पसंद आ रहा तो भाई तुम ठीक है अनसब्सक्राइब, अगर कर लिया हो गलती से सब्सक्राइब तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो तुम। लाइक अनलाइक जो करना है करो, तुम लोग कमेंट करो, इससे होगा क्या ना कि हमको पता चलेगा कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है। अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सब कुछ आपको वीडियो की लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।